हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी यानी पॉलिटी की हिंदी होता है राजनीति शास्त्र, यानी पूरा कहते हैं तो इसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पॉलिटी यानी कि राजनीति। राजनीतिक शास्त्र कौन कहते हैं तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी देश के शासन प्रशासन चलाने वाले नीतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। यानी कि इसमें हम किसी देश को चलाने के लिए, जो शासन प्रशासन चलाने के लिए जो नीति होती है, जो जिसमें रहता है उसे क्या बोलते हैं, हम संविधान बोलते हैं। यानी जिसमें संग्रहित होता है उसे क्या बोलते हैं, यानी लिखित रूप को ही क्या बोलते हैं, हम संविधान बोलते हैं। इस संविधान पॉलिटी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, संविधान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संविधान को जो वर्तमान हम स्वरूप देख रहे हैं कि भारत में जो लिखित सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, ये क्या अंग्रेज अगर नए आए रहते तो भारत में क्या संविधान आज के वर्तमान समय जैसा होता, या जितने भी भारत में आज विकास हम देख रहे हैं जैसे रेलगाड़ी हो गया, डाक वाला, क्या अगर अंग्रेज नहीं आए रहते तो क्या ऐसा होता, तो शायद ऐसा ना होता। तो सबसे पहले हम अंग्रेज जो यहाँ पर आए थे, अंग्रेज मतलब कि जो यूरोप से यहाँ पर आए थे, यूरोपीय कंपनी, उनके बारे में हम हल्का यहाँ पर पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनी यानी कि यूरोप महादेश से आए थे कौन कंपनी, यूरोपीय कंपनी। जैसे कि पुर्तगाल आए थे, इंग्लैंड वाले आए थे, डच वाले आए थे, जो हॉलैंड से आए थे डच, डेनिश वाले आए थे, फ्रांस, पुर्तगाल आए थे, इंग्लैंड आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे और फ्रांस वाले विदेश से यहाँ पर भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भारत में अपना सत्ता यहाँ पर कायम कर सका, आए थे तो मतलब व्यापार करने, लेकिन भारत के निवासियों को रवैया देखकर, यहाँ के राजा महाराजाओं का रवैया देखकर यहाँ पर उन्होंने अपना प्रभुत्व यानी कि शासन प्रशासन की अभी अपना नींव डाल दी। तो सबसे इसमें कंपनी जो मजबूत था उसका नाम था कौन, इंग्लैंड। नाम क्या था, इंग्लैंड। और यहाँ पर पुर्तगाली, चाहे डच, डेनिश, चाहे फ्रांस, चाहे स्वीडन, कौन, स्वीडन, आज ये सब देश से जो आए थे व्यापारी, ये अपना प्रभुत्व यहाँ पर भारत में स्थापित करने में उतना सक्षम नहीं थे। और इंग्लैंड इनको भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम ही नहीं बना, बल्कि इन्हीं लोगों का कर दिया, इन्हीं में युद्ध भी हुआ और इंग्लैंड वाले ने डेनिश को भी हरा दिया, फ्रांस को भी हरा दिया, स्वीडन वालों को भी, पुर्तगाली वालों को भी हरा के यहाँ से खदेड़ दिया। देखते हैं पहले इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1599 में, कब, 1599 में वहां के कुछ व्यापारी सब, मार्चेंट सब, लगभग 217 आदमी मिलकर, कितनी, 217 आदमी मिलकर एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में पैसा को इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके उसका नाम रख दिया कंपनी। उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मार्चेंट ऑफ लंदन टू द ईस्ट इंडिया नाम से क्या बनाया, कंपनी बताया। इनमें टोटल जो शामिल लोग थे कितने, 217। ये व्यापारियों का एक समूह था, व्यापारियों का क्या था, समूह। इन्होंने 1599 में कंपनी स्थापित कर दिया। लेकिन वहां के जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी का नाम था एलिजाबेथ से इन्होंने चार्टर प्राप्त किया। चार्टर यानी चार्टर को बोला जाता है आदेश पत्र। और आदेश पत्र कब प्राप्त किया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने एलिजाबेथ से एक चार्टर प्राप्त किया
कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इस चार्टर में क्या था कि आप दक्षिणी और पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी आप प्लस भारत देशों के साथ आपको व्यापार करने की छूट दी जाती है, और 15 वर्ष के लिए जो एकाधिकार मिल रहा है। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए आप भारत या दक्षिणी पूर्वी जो भी देश है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? व्यापार आप कर सकते हैं। लेकिन 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में यहाँ के राजा बने जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम इन्होंने यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता को देखते हुए 1609 में जेम्स प्रथम ने, जो यहाँ पर 15 वर्ष के था, इसको करके अनिश्चित काल के लिए कर दिए कि जो भारत से चाहे दक्षिणी पूर्वी देशों से अगर व्यापार करना है तो अनिश्चित काल तक आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं भारत या दक्षिण पूर्वी देशों के साथ। कौन कौन ये सब दिया था निश्चित काल के लिए? तो जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में। अब देखते हैं कि भारत में ये कैसे आए। भारत में आने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे वो अकबर के समय आए थे, रॉल्फ फिंच। लेकिन उनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं था, वो आकर घूम कर यहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ पर जो रह गए उनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस जो आए थे 1608 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। उस समय जो भारत में शासन था, मुगलों का शासन था, और जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। दूसरा अंग्रेज आए थे टॉमस रो। क्या नाम था? टॉमस रो। ये आए थे 1615 ईस्वी में, और ये भी आए थे जहांगीर के काल में। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुआ उस समय जो थे अकबर थे। कौन थे? अकबर। क्योंकि अकबर का काल होता है 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर की जो शासन काल है कब से कब तक है? 1556 से लेकर 1605, यानी कि पानीपत के दूसरे युद्ध से लेकर कब तक ले? 1605 तक ले। किसका शासन काल था? अकबर का। तो कैप्टन हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में आए थे भारत, जहांगीर के काल में। टॉमस रो कब आए थे? तो 1615 में आए थे। ये भी किस काल में आए थे? जहांगीर के शासन काल में। अब इन्होंने, अब यहाँ पर जो भारत में आ चुके थे, पुर्तगाल भी आ चुके थे, डच भी, डेनिश भी, और फ्रांस, स्वीडन। अब इन दोनों की, इन सभी कंपनियों ने आपस में मुठभेड़ करना चालू कर दिया कि हमारा वर्चस्व भारत में रहे, हमारा वर्चस्व, हम ज्यादा भारत से मुनाफा कमाए, हम ज्यादा भारत से मुनाफा कराएं। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले पुर्तगालियों को इंग्लैंड ने सोचा कि ये सबको हम शांत कर देते हैं। शांत करने के उद्देश्य से इन्होंने विवाह वाली रास्ता अपनाया। और पुर्तगाल में एक महारानी राजकुमारी थी पुर्तगाल की। उस पुर्तगाल की जो महारानी थी, राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। ये क्या के थी? पुर्तगाल की थी, पुर्तगाल के। और इंग्लैंड की एक राजकुमार थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ये बात जो बता रहे हैं हम 1661 का बात बता रहे हैं। 1661 में 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और इंग्लैंड के जो राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों को क्या कर दिया गया? विवाह करा दिया गया। क्या कर दिया गया? विवाह। और विवाह में उस समय पुर्तगाल का अधीन था बम्बई। क्या था? बम्बई। और बम्बई को दहेज में मिल गया। बम्बई को किसे मिल गया? दहेज में। दहेज में किसको मिल गया? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को किस रूप में मिल गया? दहेज के रूप में। और इस बम्बई को दे दिए मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि जो बम्बई दहेज के फलस्वरूप चार्ल्स द्वितीय को मिला था, वो 10 पाउंड वार्षिक किराया पर चार्ल्स द्वितीय ने किसको दे दिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। यहाँ तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1698 में, कब 1698 में बंगाल के एक शासक थे अजीम करके, इन्होंने अजीम जो सूबेदार थे सॉरी क्या थे, सूबेदार, बंगाल के सूबेदार। और ये बंगाल के जो सूबेदार थे इन्होंने बंगाल के 3 हिस्सा, जिसका नाम था सुल्तानती और एक नाम था गोविंदपुर, और एक था कालीकता। अजीम ने 1698 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया, यानी कि प्रति वर्ष हमको आप क्या कर दीजिएगा, 1200 रुपया दे दीजिएगा। और सुल्तानती, गोविंदपुर और कलकत्ता शहर से आप जो राजस्व वसूली होता है वो आप क्या करिएगा, राजस्व को वसूली करिएगा, आप क्या करिएगा, राजस्व को वसूली करिएगा। इन्होंने जब चौरनक ने आए थे 1700 का बात है, जब का 1700 ईस्वी में, एक सुल्तानती और गोविंदपुर कलकत्ता, ये तीनों को आपस में मिलाकर एक शहर बना दिए जिसका नाम पड़ गया कोलकाता। नाम पड़ गया क्या चीज, कोलकाता। यानी कोलकाता की स्थापना जब चौरनक ने किया, कौन, चौरनक, यानी कोलकाता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो जब चौरनक को जाता है। और इन्होंने 1700 ईस्वी में किस शहर की स्थापना कर दी, कोलकाता की स्थापना कर दिया। पहले कोलकाता में 3 शहर थे, सुल्तानती और गोविंदपुर और कालीकता, तीनों को मिला करके किस शहर की स्थापना हो गई, कालीकता का स्थापना जब चौरनक ने कर दिया। अब यहाँ से धीरे धीरे इंग्लैंड वालों को सत्ता, यानी कि पुर्तगाली, अब यहाँ पर विवाहित संबंध के तो पुर्तगाली भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने सोचा कि डच, डेनिश और फ्रांस और स्वीडन को भी यहाँ से धीरे धीरे हम खात्मा कर दें, यहाँ से क्या करें, भारत से खात्मा कर दें। मिटाते हैं बोर्ड को पहले। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, काम मिला कि चार्टर एक्ट प्राप्त हुआ दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ क्या करें, और भारत के साथ व्यापार करने का। और मात्र 15 वर्ष, उस समय जो भारत में जिसका शासन था वो अकबर का था, किसका था, अकबर के। लेकिन जो प्रथम जो व्यापारी आए थे, जो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। और 1608 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, भारत आया था। और 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत में, कब, 1608 में सूरत में अपना प्रथम कोठी बनाया। प्रथम का बनाया, कोठी कहाँ बनाया, सूरत में। लेकिन इसको मान्यता मिला 1612 में। और इन्होंने दूसरा कोठी बनाया 1611 में, और मसूलीपट्टनम में हमने दूसरा कोठी बनाया। कौन कोठी, दूसरा। लेकिन इन्हें मान्यता मिला 1611 में। कब मिला, 1611 में। यानी कि इससे जल्द ही क्या मिल गया, मान्यता मिली। तो सवाल पूछेगा कि इंग्लैंड वालों को प्रथम कोठी अपना क्वार्टर कहाँ बनाए थे, तो वो बनाए थे कहाँ, सूरत में। कहाँ बनाए थे, सूरत में। और उन्हें मान्यता कब मिला, तो 1612 ईस्वी में। जो दूसरा अपना कोठी बनाए थे वो कब बनाए थे, 1611 में मसूलीपट्टनम में। और मान्यता मिली थी कब, 1611 में। यानी कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर मान्यता दे दिया था। इसलिए मान्यता प्राप्त इंग्लैंड वाला का प्रथम कंपनी कौन है, मसूलीपट्टनम। प्रथम कोठी कौन है, मसूलीपट्टनम। अब इन्होंने 1661 में, कब, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कौन, कैथरीन से भी विवाह कर लिए। और चार्ल्स इधर राजकुमार कौन थे, चार्ल्स। इस सबका विवाह द्वितीय था, विवाह हो गया। और विवाह में कौन मिल गया, बम्बई को मिल गया। इनको क्या मिल गया, दहेज में। अब इन्होंने
1717 में, कब? 1717 में, जब यहाँ के शासक हुए फारूक सियर। और फारूक सियर ने यहाँ पर इंग्लैंड वालों को माने भारत में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दे दिया। क्या दे दिया? व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दे दिया, यानी कि छूट दे दिया, जिसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा कुछ बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या साबित हुआ? मैग्ना कार्टा। कि अब हमें राजा ने क्या कर दिया? आदेश पत्र जारी कर दिया, हमें मान्यता दे दिया है कि आप भारत में कहीं भी जाकर क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। इन्होंने 1745 ईस्वी में इन्होंने डेनिश वाले कंपनी को खरीद लिए। 1745 में डेनिश वाले जो भी व्यापार यहाँ करते थे, इनके टोटल जो संपत्ति था इंग्लैंड वालों ने यहाँ से क्या कर दिया? खरीद लिया। इंग्लैंड वालों ने क्या कर दिया? खरीद लिया। यानी कि अब यहाँ से डेनिश का हो गए, खत्म हो गए। 1757 में, कब? 1757 का होता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी युद्ध में इन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध में इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिए? बंगाल पर कब्जा कर लिया। यानी कि भारत में जो बंगाल था पहले इन लोग को लीज पर मिला था, मतलब कि वहां पर उतने मात्रा में उनका अधिकार नहीं था, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार बंगाल पर 1757 के प्लासी युद्ध में वहां पर हो गया। 1759 ईस्वी में इन्होंने वेदरा के युद्ध लड़ा। वेदरा के युद्ध में इन्होंने डच वाले को हरा दिया। हरा दिया। यानी कि यहाँ पर से अब डच भी क्या हो गए? खत्म हो गए। डेनिश वाले अपना कंपनी या बेच के इंग्लैंड वालों से चले गए। डच वालों को वेदरा के युद्ध में क्या कर दिया? हरा दिए। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और वांडीवास के जो युद्ध में ये हुआ फ्रांस के बीच। किसके बीच? फ्रांस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और फ्रांस वालों को यहाँ पर क्या हो गया कि हार हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड विजयी हुआ और फ्रांस वाले क्या हो गए? हार गए। यानी कि अब यहाँ से फ्रांस वाले भी खत्म हो गए। पुर्तगाल से वैवाहिक संबंध हो गया था, तो पुर्तगाल वाले भी निष्क्रिय हो गए थे। लेकिन क्या हो गए थे? निष्क्रिय हो गए थे। ये पुर्तगाल वाला सबसे पहले आया था भारत में, लेकिन सबसे लास्ट में गया था। अब बचे थे कौन? स्वीडन वाले तो अपना देश बेच के भाग गए थे। उतना प्रभावी ये भी नहीं थे डेनिश वाले, स्वीडन वाले। अब यहाँ पर 1761 में भारत में अभी था, तब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का तृतीय। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का अंत हो गया। मराठा का क्या हो गया? अंत हो गया। यानी कि मराठा सबको पराजित कर दिया। और 1764 में इन्होंने बक्सर की युद्ध लड़ा। कौन युद्ध? बक्सर की युद्ध। और बक्सर की युद्ध में इन्होंने मुगल जो वंश था ओकरा को खत्म कर दिए, और यहाँ पर मुगलों का यानी कि हरा दिए, और भारत पर कब्जा कर लिए। कब्जा कर लिए। यानी अब इंग्लैंड को से कोई कंपटीशन लेने के लिए, उतना उस समय टक्कर देने के लिए इंग्लैंड वालों को कोई भारत में शेष नहीं बचा था। अब यहाँ से इनका यहाँ पर अपना नियंत्रण, अब शासन प्रशासन को चलाने के लिए बाध्य हो गए, और शासन प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेवारी ले ली, क्योंकि कोई दूसरा शासक था ही नहीं जो इंग्लैंड वालों का कर सके, टक्कर दे दी। इस दौर में अब यहाँ पर ब्रिटेन वालों के जो शासक संसद थे, ब्रिटिश संसद, वहां का राजा, उन्होंने सोचा कि कंपनी का भारत में दबदबा बढ़ते जा रहा है, इसलिए उन्होंने अलग अलग कानून लाए। कानून लाए। जैसे कि इन्हें रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1786 का एक्ट आया। और 1792 का चार्टर एक्ट आया। 1792 का चार्टर एक्ट आया। इसके अलावा 1813 का चार्टर एक्ट, और इसके अलावा 1833 का चार्टर एक्ट,
1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, सॉरी 93 है, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके अलावा 1947 का भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए, 1784 का लाए एक पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 के एक्ट लाए, 1793 का लाए चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1857 के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम। इसके बाद भारत परिषद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और यहाँ पर क्या मिल गया, देश में आज़ादी मिल गया। यहाँ तक क्या मिल गया, देश में आज़ादी। 1773 से लेकर 1857 तक, 1773 से लेकर 1857 के युद्ध तक जो शासन प्रशासन था वो देख रेख किसकी जिम्मेवारी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। जो शासन प्रशासन को देख रेख कौन करता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के था। लेकिन 1858 से लेकर भारत के आज़ादी तक जो शासन था वो क्राउन के हाथों में था, यानी कि वहाँ के जो राजा महाराजा थे, यानी कि क्राउन का हिंदी होता ताज, यानी कि जो वहाँ के सम्राट या साम्राज्ञी थे उनके हाथों में यहाँ तक का शासन था आज़ादी तक। अब यहाँ पर हम एक एक करके ये सब जितना भी एक्ट है, चार्टर है या परिषद अधिनियम या शासन अधिनियम, सबको क्या करेंगे, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो लाए थे उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था नॉर्थ। क्या नाम था, नॉर्थ नाम था। क्या नाम था, नॉर्थ। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में प्रथम बार केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन का पड़ा, नींव पड़ा। इसके तहत ही केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ा। इसके तहत ही यहाँ पर पहला बार नियंत्रण एवं नियमित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला बार, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही पहला बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण किया गया और नियमित किया गया। नियंत्रण को कहते हैं कंट्रोल, कंट्रोल किया गया, इसे रेगुलेट किया गया। इसके द्वारा ही कंपनी को नियंत्रण किया गया, रेगुलेट किया गया और कंट्रोल किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में, देखिए इधर भारत में ये वाला इलाका था बम्बई का। किसका था, बम्बई। और नीचे वाला था मद्रास का। और यहाँ था बंगाल। किसका एरिया था, बंगाल। तो इन्होंने क्या किया कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। किसको किसको, बम्बई और मद्रास को मिला दिया और बना दिया, किसके अधीन कर दिया, बंगाल के अधीन कर दिया। यानी बम्बई और मद्रास को किस अधिनियम के द्वारा एक कर दिया गया, बंगाल में अधीन कर दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तथा इसके द्वारा ही बंगाल में उस समय जो मेन जो पद था उसका नाम था बंगाल के गवर्नर। और इस बंगाल के गवर्नर का जो पद है
इसको चेंज करके कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल। उस समय हुआ करते थे वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। कौन हुआ करते थे? वारेन हेस्टिंगस। यानी कि भारत के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंगस। या बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, वो कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। और बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था क्या था? वारेन हेस्टिंगस। इसके द्वारा और बात करें 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में, 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। किस कोर्ट का गठन किया गया? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है उच्चतर न्यायालय, उच्चतर न्यायालय भी बोला जाता है। यानी कि पहला बार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ कब हुआ? 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, जिनमें 1+3 सदस्य थे। यानी टोटल का वो जज थे ओकरा में 4 गो, और एक थे मुख्य न्यायाधीश। एक थे कौन? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था HCL से। H फॉर होता है हाइड, C फॉर चैम्बर्स, और L फॉर होता है लिमेस्टर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया, और इसमें 4 जज थे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता था। और जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइट, चैम्बर्स और लिमेस्टर, हाइट, चैम्बर्स और लिमेस्टर। इसके द्वारा और जो बात करें 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो भी कर्मी थे उनको भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत से के लोगों से कोई भी ब्रिटिश वाले या अंग्रेज भारत के नागरिकों से ना ही रिश्वत लेंगे और ना ही क्या लेंगे? उपहार लेंगे। यानी कि यहाँ के निवासियों से ना ही उपहार ले सकते हैं, ना ही यहाँ पे रिश्वत ले सकते। होता क्या था कि रिश्वत लेकर यहाँ तक कि माल कि हमारे ले लीजिए, हम कुछ ज्यादा दे दे रहे हैं, वो कहता है कि हमारा ले लीजिए, हम कुछ आपको ज्यादा दे रहे हैं, कुछ मुनाफा अलग से। तो इस सब को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इसके अलावा यह भी कर दिया गया कि यहाँ को बंबई और मद्रास को जब शामिल किया गया था बंगाल में, तो इनका कार्य क्षेत्र बढ़ गया था। तो बंगाल के गवर्नर को सहयोग करने के लिए 4 सदस्यों को नामित किया गया, जिसे बोला गया परिषद सदस्य बोला गया। जिन्हें क्या बोला गया? 4 परिषद सदस्यों को क्या किया गया? नामित किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या करिएगा? आप सहायता करिएगा। तो 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत हम इतना विशेषताओं को देखें। अब यहाँ पर एक और कार्य हुआ कि 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत ही 1773 को हुआ क्या था? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था। किसका? सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था, और गवर्नर जनरल का भी पद नियुक्त हो गया था। लेकिन इन दोनों की शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया कि किसका कितना शक्ति है, अपने शक्ति के अधीन ही रहे। इन्होंने क्या था कि गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर देता था, और सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल को में क्या करता था? कार्यों में हस्तक्षेप कर देता था। यानी इनके कार्यों को परिभाषित न किया गया, इसलिए इस अधिनियम को बोला जाता है प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है, तो वह एक्ट कौन होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को ही प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो पद था, इनके बीच उनके शक्तियों का परिभाषित नहीं किया गया था, बंटवारा नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं इसको। अब प्रयास और भूल को सुधारने के लिए, सेटल करने के लिए जो आया था
1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ कौन आया था? सेटलमेंट आया था। यानी कि 1781 में कौन आया था? एक्ट ऑफ। सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यों को क्या कर दिया गया? परिभाषित किया गया। कार्यों को क्या कर दिया गया? परिभाषित कर दिया गया कि आपको ये काम है, आपको ये काम है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बंगाल के निवासियों को रख दिया गया। बंगाल के निवासी, यानी कि बंगाल के निवासी किसके अंतर्गत आएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन अंग्रेज जो यहाँ पर भारत में निवास करते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरा से बाहर कर दिया गया। यानी कि जो भारत में अंग्रेज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वो नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कार्य में हस्तक्षेप करेगा सुप्रीम कोर्ट तो बंगाल के निवासियों में। किसमें? बंगाल के निवासियों में। जो इसके बाद जो अगला आया उस 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। देखिए इसमें क्या हुआ था। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उस समय प्रधानमंत्री थे, पीएम थे पिट्स, लॉर्ड पिट्स। समय लॉर्ड लॉर्ड लगा देने, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड पिट्स, अपने आगे सब अंग्रेजों सब लॉर्ड लगाता था, पिट्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिट नाम था, पिट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1784 में टोटल शासन प्रशासन को, टोटल शासन प्रशासन को यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में जो शासन था, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक बांटा राजनीतिक वाले, राजनीतिक, और दूसरा बांट दिया वाणिज्यिक, वाणिज्यिक। और वाणिज्यिक में होता क्या था? तो व्यापार इसके अंदर आ गया, और इसके अंतर्गत राजनीतिक मामला के तहत आ गया सैन्य मामला, सैन्य मामला, राजस्व मामला, ये सब किसके अंतर्गत आ गया? राजनीतिक मामला। राजनीतिक मामला को देखने के लिए जो हेड बनाया गया, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और जो वाणिज्यिक यानी व्यापारिक मामला को देखने के लिए जिसका पद को नियुक्त किया गया, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हिंदी में इसे निदेशक मंडल बोला जाता है, निदेशक मंडल। और जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की हिंदी में बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल बोला जाता है। कौन मंडल? नियंत्रक मंडल। इसके द्वारा यह यहाँ पर देखे तो शासन के दो भागों में बांट दिया गया। शासन कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। इस प्रकार 1784 एक्ट के तहत ही पहला बार द्वैध शासन का स्थापना हुआ, द्वैध शासन का क्या हो गया? स्थापना हो गया। यानी कि सवाल पूछेगा कि पहला बार भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब हुआ, किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। उनमें राजनीतिक मामलों को देखरेख करने के लिए किस पद को बनाया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल हुआ करते थे। और व्यापारिक मामला को देखने के लिए कौन होते थे? तो निदेशक मंडल होते थे। इनके सहायता करने के लिए पहले जो 4% था, उनको घटा करके अब 3% रख दिया गया। कितने प्रतिशत रख दिया गया? 3% का कर दिया गया, रख दिया गया कि अब यहाँ पर कितने प्रतिशत रहेंगे सहायता करने के लिए? 3%। यहाँ तक कि और बात करें तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही यह कहा गया कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी भारत के क्षेत्र को अपने अधीन किया है, वह आज से कहलाएगा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 तक जो भी यहाँ के क्षेत्र अपने अधीन किया है, वह यानी कब्जा किया है, वह आज से कहलाएगा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि अब अगला जो हम पढ़ेंगे 1786 के एक्ट पढ़ेंगे,
इसके अलावा 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ लिए हैं, कौन कौन पढ़ लिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिए, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिए। अब बाकी बचा है कौन, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके अलावा 1909 के भारत परिषद अधिनियम, इसके अलावा 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि 3 चीज पढ़ लिए हैं। अब आगे 1793 टोटल अधिनियम या चार्टर एक्ट को हम पढ़ेंगे। क्लास कैसा लगा होगा आप जरूर बताइएगा। नए होंगे, क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बताइए क्लास कैसा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।